हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, जिसमें हम आज देखेंगे वाटर सोर्स, जल के स्रोत क्या क्या होते हैं। अगर कहा जाए कि जल स्रोत होता क्या है तो इसको परिभाषित करने के लिए कहा जा सकता है किसी भी नगर को पानी उपलब्ध करवाने या स्वयं के उपयोग के लिए जहाँ से पानी प्राप्त किया जाता है वह हमारा जल स्रोत कहलाता है। अगर बात किया जाए भूमि सतह पर पानी कितना % है, तो जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पानी से घिरा हुआ है। यह कहा जाए जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह का लगभग 3 भाग पानी से घिरा हुआ है और 1/4 भाग हमारा भूमि सतह है, जहाँ पे पेड़ पौधे या जीव जंतु मनुष्य वास कर रहे हैं। अगर अब यहाँ पे जो हमारा 75% कह सकते हैं, 75% भाग जो जल से घिरा हुआ है, इस 75% जल में से 97% भाग हमारा सागर, महासागर या फिर कह सकते हैं समुद्र आदि में उपस्थित है। बाकी जो बचा हमारा 3% वाटर, यह शुद्ध जल होता है, फ्रेश वाटर होता है, जिसको पीने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अब ये जो हमारा 3% फ्रेश वाटर होगा, इसमें से कुछ ग्लेशियर के रूप में होंगे, कह सकते हैं बर्फ़ के रूप में किसी चोटी पे या किसी स्थान पे एकत्रित होंगे। और 29% जल हमारा जो होगा यह अंडरग्राउंड होगा, यानी अगर भूमि सतह इसको हम मानते हैं कि यह भूमि सतह है, तो इस भूमि सतह के नीचे कहीं ना कहीं उपस्थित होगा 29% वाटर। बाकी बचा हमारा 1% वाटर। तो जो 1% वाटर होता है यह हमारा झील में, नदी में या अन्य स्थानों पे इसकी उपस्थिति रहेगी। तो ये हमारा हो गया कि पृथ्वी पे क्या स्थिति है जल की। अब हम इसके बाद बात करते हैं जलीय चक्र की, हाइड्रोलॉजिकल सर्किल। जलीय चक्र में होता क्या है कि जो जलीय चक्र हमारा संपूर्ण होता है, इस जलीय चक्र में ये 5 संक्रियाएं भाग लेती हैं। अगर जलीय चक्र की बात किया जाए या फिर कह सकते हैं जल की बात किया जाए, तो जल का जो हमारा मुख्य स्रोत होता है वह हमारा वर्षा होता है, यानी वर्षा को ही जल का मुख्य स्रोत माना जाता है। वर्षा होने पर, वर्षा हो रही है या कह सकते हैं कि बर्फ़ गिर रही हो या ओले पड़ रहे हों, ये सारे जल के कह सकते हैं स्रोत होंगे जो भूमि सतह पे आएंगे। जमीन, कुछ जल रिस करके ज़मीन के अंदर जाती हैं और कुछ जल ज़मीन की सतह पे उपस्थित होते हैं। पुनः इन्हीं का वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन होता है और वायुमंडल में जाते हैं और फिर वर्षा के रूप में भूमि सतह पे आते हैं। तो इस प्रकार से जलीय चक्र हमारा चलता रहता है। अब हम बात करते हैं इसकी पहली संक्रिया पे कि अवक्षेपण क्या होता है, या जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। यह हमारा होता है कि बादल से, या बादल ना कह करके इसको वायुमंडल भी कह सकते हैं, वायुमंडल से किसी भी रूप में वर्षा, हिमपात, ओले, ओस आदि के रूप में पृथ्वी सतह पर गिरने वाला जल अवक्षेपण कहलाता है। इसमें जो सबसे मुख्य होता है वह हमारा होता है वर्षा।
क्योंकि वर्षा के कारण ही अधिकतर जल भूमि सतह पे आते हैं। ओले पड़ना या बर्फ की बात किया जाए तो इसकी मात्रा जो होती है बहुत कम होती है। जो हमारा मैक्सिमम होता है वह वर्षा ही होता है। जब ये वर्षा पृथ्वी सतह पर पहुंचती हैं तो ये कई हिस्सों में बट जाती हैं। जैसे अपवाह जल हो जाता है। अपवाह जल जैसे कहा जाए, जब यहाँ से वर्षा होगी तो भूमि सतह पे जल आकर के कई स्थानों पे रुकेगा। अब यहाँ पे अगर कोई गड्ढा होगा या क्षेत्र नीचा होगा तो वहाँ पे जल आकर के एकत्रित होगा, लेकिन उस जल के स्रोत के अंदर जल मात्र स्रोत के अंदर से ना होकर के कुछ बाहर से भी आता है। जैसे यदि कहा जाए कि ये कोई हमारा एक तालाब है, अगर इस तालाब के अंदर पानी आ रहा बाहर से तो वर्षा का कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ का सारा पानी, अगर इन सब स्थानों पे बारिश होता है तो इसका पानी भी इसी तालाब के अंदर आकर के एकत्रित होगा। अब यह जो जितने क्षेत्र से जल इस तालाब के अंदर आता है उतना पूरा क्षेत्र या भाग अपवाह क्षेत्र कहलाता है, और इसके द्वारा जो जल इसमें आता है वह हमारा अपवाह जल कहलाता है। दूसरा हमारा दिया गया है, या कह सकते हैं अंतःसरवण। अंतःसरवण यानी रिसन, रिस करके भूमि के अंदर जाना, पेरिकुलेशन इसको कहा जाता है। पेरिकुलेशन होता क्या है कि जब वर्षा होती है तो कुछ भाग जल का नदियों के द्वारा या तालाब में या जलाशय में आकर के एकत्रित होता है, और कुछ भाग पृथ्वी सतह से रिस करके इसके अंदर चला जाता है। जो जल भूमि सतह के अंदर रिस करके जाता है, इसी रिस करके अंदर जाने की जो हमारी प्रक्रिया होती है अंतःसरवण कहलाता है। अगर बात किया जाए वाष्पन की, तो वाष्पन में क्या होता है कि जब हमारा वर्षा के कारण जल भूमि सतह पर आकर के एकत्रित होते हैं, और जब सूर्य के कारण तापमान बढ़ता है, तो जब तापमान बढ़ता है तो गर्मी बढ़ती है, और इसके कारण जो भूमि सतह पे जल उपस्थित हैं वह वाष्प बन करके वायुमंडल में पुनः चली जाती है। इसी प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि पेड़ पौधों झाड़ियों की जड़ों के द्वारा क्या होता है कि भूमि के अंदर जो रिस करके जल गई है उसी को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करती है, जो पेड़ पौधे झाड़ियों के बढ़ोतरी के काम में आता है। इसी पानी का कुछ भाग पत्तियों के द्वारा वायुमंडल में पुनः चला जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यानी जो यहाँ पे पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, जब यहाँ सूख जाएगा जल तो इसके जो जड़ें होंगी भूमि के अंदर जाएंगी, इन जड़ों के द्वारा भूमिगत जल को अवशोषित किया जाता है और अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन जब तापमान बढ़ता है तो इसके पत्ते से कुछ जल की मात्रा पुनः वायुमंडल में वाष्प बन के चली जाती है। लेकिन जब पेड़ पौधों या झाड़ियों से वाष्प बन करके जल वायुमंडल में जाता है तब उसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जलीय चक्र पूरा होगा। वायुमंडल में जाएगा, पुनः बारिश होगा, ओले पड़ेंगे, और फिर भूमि सतह पे एकत्रित होगा, तालाब में भूमिगत होगा, फिर वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी, फिर वायुमंडल में जाएगा। यही क्रिया चलती रहती है। इसी को जलीय चक्र कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि रेनऑफ। अगर कहा जाए वर्षा हमारी 100% होती है तो इसका जो 50% जल होता है यह रिस करके भूमि के अंदर चला जाता है। बाकी 50% जो हमारा होता हुआ अपवाह जल होता है, यह भूमि सतह पे स्थित तालाब, जलाशय, नदी के द्वारा समुद्र में या भूमि सतह पे इसकी उपस्थिति होती है। अब जो रिस करके जल भूमि के अंदर 50% जाता है, इसमें से 10% भूमिगत जल हो जाता है और 30% जल
पेड़ पौधे झाड़ियों के भोजन के रूप में आता है और पुनः वह वाष्पोत्सर्जन के कारण वायुमंडल में चला जाता है। और 10% जल रिस करके किसी नदी, नाले, झील, तालाब या फिर कह सकते हैं समुद्र वगैरह में चले जाते हैं। तो कुल जो हमारा अपवाह जल होता है वह 60% बन जाता है, क्योंकि 50% यहाँ से अपवाह जल होता था और यह 10% जल रिस करके नदी, नाले के द्वारा समुद्र में पहुँच जाते हैं। तो यह 10% भी अपवाह के अंतर्गत आ जाता है। कुल अपवाह जल जो होगा वह हमारा 60% हो जाता है। अब इसी 60% अपवाह जल से 40% जल जो हमारा होगा या वाष्पन के द्वारा या वाष्पीकरण के द्वारा पुनः वायुमंडल में चला जाएगा। और जो हमारा 20% जल होगा, यह 20% जल वाटर सप्लाई के लिए या कह सकते हैं कि जल आपूर्ति के लिए प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन फिर भी जो हमारा 20% वाटर जल आपूर्ति के लिए प्रयोग में लाते हैं, इसमें से भी संपूर्ण जल की खपत ना होकर के पुनः इस जल का भी वाष्पीकरण या वाष्पन के द्वारा वायुमंडल में जाता है। जैसे कहा जाए कि 135 लीटर एक व्यक्ति के द्वारा पानी प्रयोग किया गया, तो सारा पानी शरीर के अंदर नहीं जाएगा, कुछ बाहर अपवाह के रूप में या कह सकते हैं कि बेस्ट वाटर के रूप में जाएगा। तो जो वाटर बेस्ट होगा उसका पुनः वाष्पीकरण होगा और वह वायुमंडल में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 20% जल जो वर्षा के कारण भूमि सतह पे आती है, उसका मात्र 20% जल आपूर्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब हम बात करते हैं जल के स्रोत की। अगर जल स्रोत की बात किया जाए कि वाटर सोर्स कौन कौन से हैं, तो जो जल स्रोत है इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया गया। जैसे अगर कहा जाए कि यह भूमि सतह है, वर्षा हुआ तो कुछ जलाशय के में, नदी में या फिर भूमि सतह के अंदर जल की उपस्थिति होगी। अब अगर यहाँ पे कहा जाए तो जल को जो वर्गीकृत किया गया, जल स्रोत को सतही जल स्रोत कहा गया, यानी ऐसे जल जो पृथ्वी के ऊपर एकत्रित जल को, जो कि नदी, तालाब, झील, जलाशय आदि के रूप में होते हैं, सतही जल स्रोत कहलाते हैं। दूसरा है हमारा भूमिगत जल स्रोत। जो हमारा भूमिगत जल स्रोत होता है, यह भूमि के अंदर रिस करके या अंतःसरण के द्वारा जो भूमि के अंदर जल चला जाता है उसका प्रयोग करना, या वो जो जल भूमि के अंदर जाता है उसी को हम सतही जल स्रोत कहते हैं। अब वहाँ से यदि भूमि को लेंगे तो वही हमारा स्रोत हो जाएगा। अब हम अगर बात करें कि जो हमारा सतही जल स्रोत होगा यह क्या क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले देख सकते हैं नदी होगा, झील होगा, जलाशय होगा, नहर होगा, समुद्री जल होगा और संचित वर्षा जल। ये सारे हमारे सतही जल स्रोत होते हैं। भूमिगत जल स्रोत की अगर बात की जाए तो झरने, कुएं, पाताल तोड़ कुएं, रिसन पाइप, रिसन गैलरियाँ, रिसन कुएं और बहुत सारे हमारे भूमिगत जल स्रोत होते हैं। अब हम बात करते हैं सतही जल स्रोत के बारे में, जिसमें से सबसे पहले सतही जल स्रोत में हमारा नदी है। अगर नदी की बात किया जाए तो बहुत पहले यह कह सकते हैं प्राचीन काल में जो मानव नदियों के किनारे बसे होते थे, वह पानी को पीने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, कपड़े धोने के लिए या कह सकते हैं संपूर्ण कार्यों के लिए नदी का पानी का ही प्रयोग करते थे। जो यहाँ पे इस प्रकार से एक नदी दिखाई गई है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो नदियों के पानी में भी कुछ घुलित, निलंबित, कोलाइडी एवं तैरती हुई अशुद्धियाँ मिल गई और पानी के हवा व सूर्य के किरणों के संपर्क में आने के कारण इसमें से कुछ अशुद्धियाँ जो होती हैं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। फिर भी पानी की संपूर्ण रूप से शोधन करने के बाद ही उपभोक्ता को पहुंचाया जाएगा। यानी यहाँ से हम जल स्रोत लेते हैं, जल का स्रोत मानते हैं, यहाँ से हम वाटर सप्लाई के लिए व्यवस्था बनाते हैं। तो इसके लिए जो भी पानी लिया जाएगा कुछ तो स्वच्छ हो जाता है,
लेकिन पूर्ण रूप से शोधन करने के लिए इसको संयंत्र जल केंद्र, जहाँ शोधन केंद्र बनाया गया है, वहाँ तक जल को ले जाएंगे और फिर उसका शोधन करेंगे और इसके बाद उसी जल को हम उपभोक्ता तक पहुँचाएंगे। अगर बात किया जाए झील की, तो झील जो हमारा होता है अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी झील हैं जो हमारे मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं। जैसे कहा जा सकता है बकरा का झील हो गया या अन्य बहुत सारे झीलें ऐसी हैं। झील का जो हमारा पानी होता है यह साफ होता है एवं स्वच्छ भी होता है, साफ और स्वच्छ, और साथ ही साथ स्वादिष्ट भी होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो घुलित और निलंबित अशुद्धियाँ होती हैं ये नीचे की तरफ तली पे आकर के बैठ जाती हैं, यानी सबसे नीचे जाकर के तली में बैठ जाएंगी। और तैरते हुए जो अशुद्धियाँ होंगी, यानी कुछ ऐसे होंगे जो पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह होंगे वो सतह पे तैरते हैं, तो इनको भी दूर किया जा सकता है। यदि झील में बहुत अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध है तो इसको जल स्रोत के लिए चयन किया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो वाटर सप्लाई के लिए व्यवस्था बनाई जाती है वह झीलों का ही प्रयोग करके बनाया जाता है। झील के द्वारा हम पूरे पहाड़ी क्षेत्र में वाटर सप्लाई की व्यवस्था कर सकते हैं। जो हमारा झील होगा यहाँ से पानी लेकर के अधिक शोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर बात किया जाए तालाब या जलाशय की, तो तालाब कह सकते हैं शुष्क ऋतु में कुछ ऐसे भी होते जो नदियों के पानी का स्तर बहुत कम हो जाता है या कभी कभी नदी का पानी सूख जाता है, तो पूरे वर्ष पानी लेने के लिए नदी में बियर, बैराज या बांध बना करके इस जल को एकत्रित कर लिया जाता है। जैसे यदि कहा जाए कि कोई ऐसे नदी है, अब मान लेते हैं कि यह नदी सूख जाती है और इस दिशा से प्रवाह हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि यहीं पे बांध बना लेंगे और ये पानी आ करके जब यहाँ पे ऐसे कुछ क्षेत्र में एकत्रित हो जाएगा तो ही हमारा जलाशय हो जाएगा। या कह सकते हैं कि तालाब छोटा है, जलाशय अधिक बड़ा होता है। तालाब का निर्माण मृदा की खुदाई करके भी किया जा सकता है, जहाँ पे पानी को एकत्रित कर लिया जाता है। इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, फिर भी इसका शोधन करके उपभोक्ता को पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा सकता है। अगर बात किया जाए नहर की, तो यह भी नदी ही जैसा है, लेकिन यह हमारा एक कृत्रिम है, मानव के द्वारा निर्मित कह सकते हैं नदी होती है, लेकिन मानव के द्वारा निर्मित। और जो नदी होती है वह प्राकृतिक की देन होती है, प्राकृतिक के द्वारा निर्मित किया गया होता है। लेकिन जो हमारी नहर होती है ये मानव के द्वारा बनाया जाता है। ऐसे स्थानों पर नहर बनाया जाता है जहाँ भूमिगत स्रोत से पानी प्राप्त करना संभव ना हो और ना ही दूसरी पानी की कोई स्रोत वहाँ पे उपलब्ध हो, तब इन स्थानों तक नहरों के द्वारा पानी को पहुँचाया जा सकता है। नहर से पानी लेकर के पीने के लिए या सिंचाई करने के लिए इन पानी का प्रयोग किया जा सकता है। नहरें जो होती हैं प्रायः नदी पे बांध बना करके, अधिकतर क्या होता है कि नदी पे बांध बना करके वहाँ जलाशय का निर्माण किया गया और वहीं से पानी को लेकर के हम नहरों तक भी पहुँचाते हैं। इसमें नदी का ही पानी कह सकते हैं कि होता है, जिसमें भी घुलित, निलंबित और कोलाइडी अशुद्धियाँ की कुछ मात्रा की उपस्थिति होगी। इसका भी उपचार करके उपभोक्ता को पीने के लिए पहुंचाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं समुद्री जल। ये अगर देखेंगे तो समुद्र दिखाया गया है। समुद्र में प्रचुर मात्रा में तो जल उपलब्ध होता है, लेकिन साथ ही साथ यह जल हमारा खारा भी होता है, जो खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है। लेकिन जब कोई अन्य स्रोत उपलब्ध ना हो तो समुद्र के जल को भी पीने योग्य बनाया जा सकता है, लेकिन इस पे बहुत अधिक खर्च पड़ता है। इसलिए जब कोई विकल्प नहीं बचता है
तब समुद्री जल का पीने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसको शुद्ध किया जाएगा और पीने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अगर हम बात करें संचित वर्षा जल की, तो जिस क्षेत्र में भूमिगत स्रोत अथवा सतही जल स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है कि वर्षा का पानी आता है उसको घरों की छतों में, आंगन में, पक्के तालाबों में इकट्ठा कर लिया जाता है और इकट्ठा करने के बाद इन्हीं जलों का उपचार करके हम पीने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। जो वर्षा का जल होता है यह सबसे स्वच्छ होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती है। लेकिन जैसे जैसे यह भूमि के संपर्क में आता है, इसमें धीरे धीरे अशुद्धियाँ मिलती रहती हैं और फिर इसको शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गया हमारा सतही जल स्रोत। अगले वीडियो में आप सबके लिए बताया जाएगा भूमिगत जल स्रोत। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारा भूमिगत जल स्रोत क्या क्या हैं। भूमिगत जल स्रोत, तो भूमिगत जल स्रोत में सबसे पहले हम देखते हैं झरना। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यह झरना है जो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ ऊपर से जल नीचे की तरफ गिरता है। जब भूमिगत जल जो होता है किन्हीं कारणों से स्वतः ही भूमि तल पर निकलने लगता है तो उसे झरना कहते हैं। यह अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों की घाटियों या नदियों की ढलानों पर जलधारी परत के फटने से बनता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। जो हमारे झरने होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले कहा जाए तो एक हमारा होगा गुरुत्व झरना, दूसरा हमारा होगा सतही झरना और तीसरा हमारा होगा उत्स्रुत झरना। ये झरने हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अब जो हमारा गुरुत्व झरना होता है यह भूमि में प्रवेशतः और अप्रवेशतः पाए जाते हैं। प्रवेशतः में पानी पाया जाता है जिसमें जलधारी परत भी कहते हैं। भूमि जल का स्तर अधिक ऊपर उठ जाता है तो वह गुरुत्व के अधीन सतह से बाहर निकलने लगता है। इसी को गुरुत्वीय झरना कह सकते हैं। अगर इसी को हम चित्र के अनुसार समझें तो अगर कहा जाए कि ये हमारा कोई भूमि सतह है, यहाँ पे पहाड़, पेड़ पौधे ये सारे लगे हुए हैं। अब ये पहाड़ होने के कारण इसी के नीचे हम मान लेते हैं कि कोई ऐसे जलधारी परत है। चूँकि इस जलधारी परत में जल की उपस्थिति होगी तो इस जल की उपस्थिति के कारण यहाँ अगर यह सिरा बंद हुआ हो तो यहाँ दाब अधिक पड़ेगा इस सतह पे। तो दाब अधिक पड़ने के कारण यह जो जलधारी तह होगी यह टूट जाएगी और यहाँ से पानी बाहर निकलने लगेगा। जबकि इसके ऊपर कह सकते हैं कि पहाड़, पेड़ पौधे सब उपस्थित हैं लेकिन जल इसके नीचे से आ रहा है। अब यहाँ से भूमि सतह और नीचे हो रही, जैसे यहाँ से दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये जलधारी परत की तह टूटेगी तो यहाँ से जल स्वतः ही बाहर निकलने लगेगा। तो इसको कहा जाता है गुरुत्व झरना, जो गुरुत्वीय प्रवाह के कारण पानी बाहर निकलने लगता है। ऐसा ही हमारा होता है सतही झरना। सतही झरने में क्या होता है कि मान लेते हैं ऐसे भूमि सतह हमारी बनी हुई है, यहाँ कोई पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये हमारा चट्टान वगैरह है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लेते हैं यह हमारा कोई एक सतह है ऐसे जो जलधारी है। अब ये लेकिन यहाँ पे एक बहुत पतली सतह हो
जो अजलधारी हो, अजलधारी सतह हो। तो जब यहाँ जलधारी सतह में पानी की उपस्थिति अधिक होगी तो इसके कारण क्या होगा कि यहीं कहीं पे एक छोटा सा ब्रेक हो जाए, लेकिन यहाँ पे जब जल बाहर के तरफ निकलने लगेगा तो ये हमारा झरना बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि पिछले वाले में गुरुत्व प्रवाह के कारण बह रहा था और यहाँ पानी के दाब के कारण यह जल बाहर निकलेगा। अगर दाब के कारण बाहर निकल रहा है तो सतही झरना होगा, और गुरुत्वीय झरना में क्या होता है कि हमारा गुरुत्वीय प्रवाह के कारण यह बाहर के तरफ निकलता है। यह भी हमारा एक भूमिगत सतही कह सकते हैं भूमिगत जल स्रोत होता है। अगर उत्स्रोत की बात किया जाए तो जैसे कह सकते हैं कोई भूमि सतह ऐसे बनी हुई है और यहाँ पे ये हमारा जलधारी है, जलधारी प्रत है। इसी के नीचे एक अजलधारी है, अजलधारी प्रत है। इसी के नीचे पुनः एक जलधारी प्रत हो, लेकिन यह आगे के तरफ जलधारी प्रत जा करके बहुत ऊंचाई तक गई हो, पहाड़ियों तक पहुंच गया हो। तो ऐसे में क्या होगा कि इस जलधारी प्रत में पानी का दाब बहुत अधिक हो जाएगा, क्योंकि जलधारी प्रत में पानी की उपस्थिति होती है। अगर यह फ्लक, इसी को एक दूसरे चित्र से स्पष्ट कर लेते हैं कि इस प्रकार से बना हुआ है ऐसे करके। अगर इसी को हम जलधारी प्रत कहते हैं, अगर यह चट्टान हमारा है तो यहाँ से क्या होगा कि पानी इस परत में यहाँ सब भरा होगा। अब जब यहाँ पे इसको तोड़ा जाएगा, यहाँ पे अगर पानी का दाब इतना अधिक हो जाता है कि यहाँ से ये सतह टूट जाती है और इसके सतह पे पानी स्वतः ही निकलने लगता है और फिर यहाँ से होकर के ये बाहर कहीं दूसरी तरफ जाए। तो इस प्रकार से अगर यह क्रिया करती है तो ये हमारा उत्स्रोत होगा। यानी जैसे ही इस परत को तोड़ा जाएगा स्वतः पानी बाहर की तरफ निकलने लगेगा, तो यह हमारा उत्स्रोत कुआं होगा। जबकि सतही उत्स्रोत झरना होगा, जबकि सतही और गुरुत्व झरना जो हमारा होता है ये दाब के कारण या गुरुत्व प्रवाह के कारण होता है, जबकि यहाँ स्वतः पानी निकलने लगता है। ऐसे ही अगर बात किया जाए दूसरे भूमिगत जल स्रोत की तो वो हमारा है कुआं। पृथ्वी पर भूमि के नीचे जलधारी परतों से पानी लेने के लिए खोदे गए गड्ढे को ही कुआं कहा जाता है। यह जलधारी परतों के वेधन के आधार पर निम्न प्रकार से बांटा गया है। जैसे कहा जाए कि ऐसे परत हमारी बनी हो, तो यहाँ मान लेते हैं कि यह हमारा जलधारी है, यह हमारा अजलधारी है और एक हमारा ये जलधारी है, जलधारी परत है। अब इसके अंदर यदि कोई कुआं बनाया जा रहा है और वह कुआं बनाया जा रहा है इस प्रकार से कि सिर्फ एक ही जलधारी जो परत है यहीं से पानी लिया जा रहा है, एक ही जलधारी परत से पानी को लिया जा रहा है। यानी इस प्रकार से खुदाई किया गया कि ये जो अजलधारी परत है यहाँ तक नहीं पहुँचते, इसकी सतह पे आकर के इसको रोक दिया जा रहा है। तो जो इस वाली जलधारी परत में जल की उपस्थिति होगी वो रिस रिस करके इसी कुएं के अंदर आ जाएगा। यह एक जलधारी परत से लिया जाता है, इसीलिए इसको उथला कुआं कहते हैं, शैलो वेल। अगर गहरे कुएं की बात किया जाए तो कम से कम 2 जलधारी परत के बीच से पानी लिया जाता है। यानी एक जलधारी परत ये, इसका भी पानी इसी के अंदर आएगा। दूसरा जलधारी परत हमारा ये होगा, यहाँ से भी पानी इसी के अंदर आएगा। तो अगर कम से कम 2 जलधारी परतों से जल को लिया जाता है तो वह हमारा जो होता है वह गहरा कुआं बन जाता है। तो इस प्रकार से गहरे कुएं और उथले कुएं 2 प्रकार के होंगे। एक तीसरा हमारा होता है उत्स्रोत कुआं। जो उत्स्रोत कुआं होता है वह इस प्रकार से होता है कि जैसे कहा जाए भूमि सतह कुछ इस प्रकार से ऐसे बनी हुई है और यही हमारा जलधारी परत है। अब यहाँ पे जल का दाब इतना अधिक हो जाएगा कि जब यहाँ पे जैसे ही खुदाई कुछ की जाएगी, चूँकि वाटर लेवल यहाँ पे अगर कहा जाए तो कुछ यहाँ तक होगा पहले से जल का तल। जब यहाँ का जो दाब है यहाँ भी जल उपस्थित होगा, चूँकि यहाँ पे
ये अप्रवेशता होने के कारण यहाँ से पानी ऊपर नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे ही इस परत को तोड़ा जाएगा या खुदाई करेंगे, जैसे ही इस परत पे पहुँचेंगे तो यहाँ से पानी स्वतः ही बाहर निकलने लगेगा। इसको कहा जाता है उत्स्रुत कुएं। तो जो हमारा कुएं होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, उथले कुएं, गहरे कुएं और उत्स्रुत कुएं, या इसी को कह सकते हैं पताल तोड़ कुआं भी कहा जा सकता है, जो अभी हम आगे देखेंगे उत्स्रुत कुएं के बारे में। जो हमारा कुआं होता है यह 3 से 10 मीटर गहराई तक के लिए उथले कुएं बनाए जाते हैं। जब 10 मीटर से अधिक गहराई की जाती है और कम से कम 2 जलधारी परत मिल जाते हैं तब वह हमारा गहरा कुआं हो जाता है। अब हम अगला देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमको दिखाया गया है पताल तोड़ कुआं, या इसी को उत्स्रुत या पताल तोड़ कुएं कहा जाता है। आर्टेसियन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। अगर बात किया जाए कि हमारा पताल तोड़ कुआं क्या होता है, तो इसके लिए अक्सर यह जो कुआं होता है यह अक्सर पहाड़ियों की घाटियों में पाए जाते हैं। जब अधिक ढालू स्थान 2 अपारगम सतहों के बीच में जलधारी परत के जलीय दाब के कारण पानी बाहर आने की कोशिश करता है, ऐसे में ऊपरी अपारगमता अधिक दाब के कारण फट जाती है या टूट जाती है, और इसी ऊपरी सतह से कोई छिद्र किया जाए तो पानी अधिक दाब से बाहर फुहारे के रूप में निकलने लगती है। इसे ही पताल तोड़ कुआं कहा जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि यह जो हमारा है जलधारी परत दिखाया गया है, जबकि यह वाला भाग और यह वाला भाग अजलधारी परत दिखाया गया है। अब जब यहाँ पानी का दाब अधिक था और यहाँ पे एक छोटा सा होल किया गया, या कह सकते हैं कुआं बनाया गया, तो यहाँ से स्वतः ही पानी बाहर निकलने लगा, तो ऐसे में यह पताल तोड़ कुआं बन जाता है। यहीं पे दूसरे प्रकार का है 2 कॉमन टाइप ऑफ एक्वाफायर, यानी 2 जलधारी परतों से हो। एक यहाँ पे मान लेते हैं कि जलधारी परत है, ये एक अजलधारी परत हुआ, फिर ये जलधारी परत हुआ। यहाँ से पानी की उपस्थिति कम है, या इस प्रकार से इसको दोनों तरफ से बंद करके और अधिक गहराई तक खुदाई करते हैं कि दूसरे परत पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से भी जो कि पानी का तल यहाँ तक है, तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ खुलेगा यहाँ से जल इस तरफ आकर के यहाँ से बाहर निकलने लगेगा, तो यह भी हमारा एक पताल तोड़ कुआं बन जाएगा। अब हम बात करते हैं रिसन गैलरी की। तो जो रिसन गैलरी होती है यह भूमि के प्रवेश स्तर से पानी प्राप्त करने के लिए एक क्षैतिज सुरंग बनाई जाती है। अगर कहा जाए कि ये कोई हमारी एक नदी दिखाई गई है, तो यहाँ नदी के सीध से अगर तल इसका देखेंगे तो यहाँ, लेकिन यहाँ से इसकी गहराई कुछ नीचे रखी जाती है, और नीचे रख करके नदी के किनारे प्रवेश स्तर में पक्की चिनाई या कंक्रीट के द्वारा बनाया जाता है। इसकी दीवारों एवं छत पर जालीदार होल कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऐसे कुछ होल कर दिए जाएंगे, जिससे कि जब यह पानी रिस करके इसके अंदर जाएगा या बूंद सतह से आएगा तो इन होलों से होकर के इस गैलरी के अंदर चला जाए, और फिर इसी जल को हम किसी कह सकते हैं रिसन कुएं के द्वारा या यांत्रिक विधि के द्वारा ऊपर सतह पे खींच लेंगे, और फिर उसी जल को हम वाटर सप्लाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि यह पानी रिस करके रिसन गैलरी में आता है, इसलिए जो यह पानी होता है यह हमारा स्वच्छ हो जाता है, इसकी विशेष शोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे हम देखते हैं एक रिसन पाइप के बारे में। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमको दिखाया जा रहा है कि एक नदी है, इस नदी के नीचे एक पाइप बिछाया गया, यानी जो हमारा पाइप होगा इस प्रकार से ऐसे बना होगा, इस पे ऐसे छोटे छोटे होल होंगे। इन्हीं होलों के कारण ये पानी इसके यहाँ, जैसे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाया गया कि ये नदी था, इसी के नीचे यहाँ पे पाइप बिछाया गया है और इसको एक रिसन कुएं से ला करके जोड़ दिया गया है।
अभी इस पे चूँकि जो पाइप है होल होगा और जब भूम सतह यहाँ होगी पानी रिस करके इसके अंदर आएगा तो इन्हीं होलों से होकर के इसके अंदर भी चला जाएगा। लेकिन पाइप में होल जो है उसके कारण मिट्टी वगैरह अंदर ना जाने पाए, इसलिए क्या किया जाता है कि उन होलों पे हम क्या करते हैं कि ईंट के टुकड़े वगैरह डाल दिए जाते हैं जिससे कि मिट्टी उसके अंदर ना जाने पाए। तो इस प्रकार से हम रिसन पाइप का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर यह और विस्तार से जानना है तो कह सकते हैं कि अगर कोई पाइप हमारा इस प्रकार से है तो दूसरा पाइप इस प्रकार से ला करके इसी के साथ जोड़ा जाता है और यह जो जोड़ होता है यह पूर्णतः बंद नहीं किया जाता है, इसमें कुछ खाली स्थान छोड़े जाते हैं जिससे कि इन जोड़ों से होकर के भी पाइप के अंदर पानी प्रवेश कर जाए और पुनः इसी को किसी रिसन कुएं में ले जा कर के जोड़ देते हैं और वहाँ से पानी को यांत्रिक विधि के द्वारा या किसी पंप के द्वारा खींच करके हम बाहर पृथ्वी सतह पे ले आते हैं और फिर वाटर सप्लाई के लिए प्रयोग कर लेते हैं। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।